स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पहला जो चैप्टर है क्लास 11 का, डायमेंशन एनालिसिस और फोरियर एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस को फोरियर एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि फोरियर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डायमेंशन एनालिसिस बनाया था, इसलिए इस चैप्टर को फोरियर एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में फोरियर एनालिसिस क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया जाता है डायमेंशन एनालिसिस की जगह, जिसके कारण कंफ्यूजन आता है कि ये फोरियर एनालिसिस क्या है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा कि जो फोरियर एनालिसिस है वही डायमेंशन एनालिसिस है। ठीक है, फोरियर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर बनाया था। तो अब बात करते हैं कि जो हम डायमेंशन करते हैं तो वो किसकी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट्स और क्वांटिटी क्या होती है। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हर चीज़ को मेज़र करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है मैथ और फिजिक्स में कि मैथ क्या है, फिजिक्स क्या है। मैथ वो सब्जेक्ट है जहाँ पे हम काउंट करते हैं। मैथ में हमारी जो मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, काउंट होती है। मैक्सिमम क्या, ऑल चीज़ें काउंट होती है। जो आंसर होता है वो कोई एक डिजिट होता है, उसके आगे कोई यूनिट नहीं लगी रहती है। लेकिन फिजिक्स में आप कोई भी चीज़ करेंगे तो उसके आगे यूनिट मेंशन किया जाता है। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि मैथ में हम काउंटिंग करते हैं और फिजिक्स में मेज़र करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मैथ और फिजिक्स में, ये बात क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहली जो क्वांटिटी आती है वो क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और किसे हम डिफाइन नहीं कर सकते? जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड बिकॉज दीज क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पूरी फिजिक्स में सिर्फ 7 होती हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इन 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है आप देख सकते हैं, पहला लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ करंट, सिक्स लुमिनस इंटेंसिटी एंड 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसकी कोई यूनिट होगी। हम कोई भी सामान लेंगे तो कुछ अमाउंट में लेंगे, उनकी क्वांटिटी होगी, उसकी कोई यूनिट होगी ना। जैसे हम चीनी लेने गए तो ऐसा तो नहीं ना कि हम कहेंगे 2 दाना चीनी दे दो। उसके आगे हम एक मेज़रमेंट और लगाएंगे। वो मेज़रमेंट क्या होगा, केजी, 2 केजी चीनी दे दो। आलू लेने गए तो उसके आगे भी मेज़रमेंट लगाता है कि 5 केजी आलू दे दो, 2.5 किलो आलू दे दो। तो जो केजी है ये क्या है, उसकी यूनिट है। तो आप कोई भी जब क्वांटिटी है तो उसमें यूनिट मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उनकी यूनिट्स भी हैं, इंडिविजुअल होती हैं, सबकी अलग अलग, और उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, करंट की यूनिट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हम पूरी फिजिक्स को समझते हैं डायमेंशन चैप्टर में। अब ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है इनकी अपनी एक इंडिविजुअल डायमेंशन नोटेशन होता है। जैसे लेंथ का जब हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन साइड में डायमेंशन लिख रहा हूँ। लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, कैपिटल एल, और इसको ये कैपिटल ब्रैकेट से बंद किया जाता है, मतलब कैपिटल ब्रैकेट लगाया जाता है। इसको मैथ में क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, पर वो क्या होती है, फिक्स रहेंगी। मतलब ये जो होता है ना, इसमें कोई थर्ड पार्टी से कहीं से वैल्यू इसमें डाली नहीं जा सकती है। इसके अंदर जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी कि मतलब अगर मान लीजिए इसमें 2 या एल एम एन है, 3 क्वांटिटी, और ये एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर है, तो आप इनके अंदर चेंज कर सकते हैं। कोई तीसरी या चौथी यूनिट लाके इसमें डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मैथ की बातें हैं, मैथ को मैथ से समझेंगे। अभी हम फिजिक्स समझ रहे हैं। तो लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, टेम्परेचर की थीटा होती है, करंट की ए होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की सी डी होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल MOL। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और ये 7 की डायमेंशन है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जब फंडामेंटल क्वांटिटी है इसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी होती है डेराइव क्वांटिटी। डेराइव क्वांटिटी क्या होती हैं? डेराइव क्वांटिटी वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। डेराइव क्वांटिटी क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो डेराइव क्वांटिटी लिख दीजिए, डेराइव क्वांटिटी। डेराइव क्वांटिटी क्या होती हैं? दीज क्वांटिटी आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड किया वो डेराइव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ क्या थी? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। अब ब्रेथ भी तो एक लेंथ है, तो एरिया को समझाने के लिए हमको लेंथ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करा है, मतलब ये जो है डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो ये क्या हुई? डेराइव क्वांटिटी। और डेराइव क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है कि दीज क्वांटिटीज़ आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो डिपेंड कर रहा हो गया है डेराइव क्वांटिटी। तो अब चलिए इसकी हम क्या लिखते हैं? डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन कैसे लिखेंगे? देखिए, एरिया की डायमेंशन अभी मैंने बताया लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, और बी क्या है? ब्रेथ, वो भी तो एक लेंथ है, तो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी? एल होगी। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी डायमेंशन हो गई? एरिया की डायमेंशन हो गई। ऐसे हम वॉल्यूम की डायमेंशन लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए तीन लेंथ है, एक लेंथ, ब्रेथ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है। तो इनकी डायमेंशन क्या होगी? एल इंटू एल इंटू एल। ये तीनों लेंथ है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? एल क्यूब। समझ में आ गया? ऐसा हम डायमेंशन लिखेंगे हर किसी का। अब नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं डायमेंशन। डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करना। इसका फार्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी आप बताइए, मास की जो हमने डायमेंशन पढ़ी वो क्या थी? एम थी। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? एल क्यूब होती है, अभी हमने पढ़ा। ये जब ऊपर चला जाएगा तो जब पावर, जब याद रखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव है और ये जब ऊपर की ओर शिफ्ट होती है न्यूमरेटर की ओर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव। और अगर ये निगेटिव होता तो ऊपर की ओर शिफ्ट होता क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब समझिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप कोई भी क्वांटिटी शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -3। डन। ये डेंसिटी था। ठीक है, अब इसके बाद हम डायमेंशन लिखते हैं स्पीड की। स्पीड का फार्मूला क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है, टाइम टी होता है डायमेंशन। ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा? LT-1। तो स्पीड की डायमेंशन क्या हो गई? LT-1। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, अब आज जाते हैं असलेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन टी होता है। ठीक है, डेल्टा वी के भी हमने डायमेंशन लिखी है। वेलोसिटी हो या स्पीड हो, बात एक है, तो इसकी डायमेंशन LT-1 होती है। यहाँ लिखिए LT-1। नीचे क्या है? टी है। ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो LT-1 पहले से था, ये प्लस इसकी पावर 1 है। जो अगर किसी इंडिविजुअल चीज़ ऐसा लिखा टी, तो मतलब इसकी पावर 1 है तभी लिखा है। 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर से शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? T-1। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो LT-1 तो क्या हो गया? LT-2। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके आगे अब बात करते हैं और किसी की डायमेंशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन की हो गई। मोमेंटम की डायमेंशन लिखते हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P बराबर mv। ठीक है, P बराबर mv। तो इसका m क्या है? मास मतलब m, v वेलोसिटी मतलब LT-1। तो क्या हो गया? MLT-1। अब देखो ये मुझे याद था LT-1 इसलिए मैं रख दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं याद होगा वेलोसिटी की डायमेंशन तो आप इसको सिंपली ऐसे कर लीजिएगा। मास का m
वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एल अपॉन टी। तो इसको ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या एम एल टी माइनस 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? चलिए, ये मोमेंटम हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है आपके एग्जाम्स में कि राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कैपिटल जी की हमें डायमेंशन लिखनी है, तो इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। पर देखिए, आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन तभी लिख पाएंगे, मतलब किसी भी फार्मूले की डायमेंशन तभी लिख पाएंगे जब आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे क्वांटिटी ये क्या थी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला याद होगा। कोई भी डायमेंशन आप तब लिख पाएंगे जब आपको फार्मूला याद होगा। तो फार्मूला याद करना आपकी पहली प्राथमिकता है। तो आप फार्मूला आपके बुक में एक चार्ट बना होगा, हर बुक में एनसीईआरटी में पीछे दिया होता है। जो भी रेफरेंस बुक है उसमें चैप्टर के बीच में ही दिया रहता है, तो आप उसमें से मैक्सिमम फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, तभी आप ये सब चीज़ कर पाएंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं, क्या होता है, पहले हम ये निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालने से पहले हम निकालते हैं फोर्स की। फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम की डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली थी LT माइनस 2। अगर नहीं याद है तो देखिए ए बराबर होता है V अपॉन टी। वी का होता है LT माइनस 1 अपॉन टी। टी ऊपर शिफ्ट हो गया, -1 हो गया, तो क्या होगा LT माइनस 2। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2। डन, फोर्स की डायमेंशन हो गई। अब ऐसे आप किसी भी फार्मूले की डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी n बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 अपॉन टी। ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस 1। ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये आपको पेपर में बनाना है, ये मेरी इंडिकेशन है, मैं बता रहा हूँ कि ऊपर की ओर जा रहा है, जिसके कारण इसकी पावर निगेटिव हो जा रही है। ठीक है, अब निकालते हैं हम कैपिटल जी की डायमेंशन। कैपिटल जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये जरूर आता है आपके एग्जामिनेशन में। कैपिटल जी का निकालने के लिए पहले आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसके लिए आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर का ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फोर्स का फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो G बराबर F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। हमें G की डायमेंशन निकालनी, तो G को दे रखिए, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो डायमेंशन पुट करते हैं। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली MLT माइनस 2। आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब L स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, अपॉन m मास, दो बार मास है, मतलब मास का 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, इतना वो कर लीजिए। अब इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब उसको ऊपर की ओर शिफ्ट करिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ML क्यूब T माइनस 2, और ये ऊपर गया m की पावर माइनस 2। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। ये होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। कई लोग को ये स्टेप नहीं समझ में आया होगा कि ये -1 कैसे हो गया। तो देखिए m यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर -2 है, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, इसलिए -1 हो गया, नोट कर लीजिए।